बोलती बहुत। हालांकि इसमें हिंदूज़ की मतलब नॉन मुस्लिम लोगों की एंट्री अलाउड है, लेकिन अगर आपको इसके अंदर जाना है और अगर आप एक नॉन मुस्लिम हो तो आपको, और साथ ही में यहाँ पे जो बोर्डिंग होती है ना, मतलब बिल्कुल फ़्लाइट के तरीके से बोर्डिंग होती है हर ट्रेन की। अलग अलग बोर्डिंग गेट्स बने हुए हैं, वहाँ पे जाके आपको इंतज़ार करना होता है। फिर जब टाइम आता है आपकी बोर्डिंग का तब दरवाज़ा खुलता है और आप प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं। मैं ना यहाँ का मतलब जो पुराना शहर है देख के थोड़ा सा परेशान हो चुका हूँ। डबल डेकर टाइप से ट्रेन है, पहली बार देखी है बुलेट ट्रेन, वो भी डबल डेकर। भाई यहाँ का ट्रेन स्टेशन देख लो, किसी एयरपोर्ट से कम नहीं लग रहा। ये आ गई भाई हमारी ट्रेन, मोरक्को की फास्टेस्ट ट्रेन देख लो भाई, 320 बुलेट ट्रेन अल बुराक। थैंक यू सो मच। ओके तो गाइज, मेरा नाम है तरुण, मैं फिर से हाजिर हूँ मोरक्को नॉर्थ अफ्रीका से लेके आपके लिए एक नया व्लॉग। लास्ट वीडियो तक आपने देखा कि मैं पहुँचा था एक रबात नाम के शहर में, जो कि है मोरक्को की पॉलिटिकल कैपिटल। लेकिन इसी की एक और कैपिटल भी है जो सबसे बड़ी सिटी है, उसका नाम है कासाब्लैंका, जो कि है यहाँ की इकोनॉमिक और मेनली फाइनेंशियल कैपिटल। तो एक कंट्री को अच्छे से जानने के लिए हमारे को दोनों कैपिटल देखना ज़रूरी है, और दोनों कैपिटल को देखने के लिए उनके बीच में और कंट्री का जो सबसे इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं रबात से कासाब्लैंका जाने के लिए यूज़ करने वाला हूँ मोरक्को की बुलेट ट्रेन। जी हाँ, मोरक्को में भी बुलेट ट्रेन चलती है, हालांकि एक पीछे ट्रैम जा रही है। हालांकि एक ये बहुत छोटी सी कंट्री है, लेकिन भाई यहाँ पे बुलेट ट्रेन चलती है, और बुलेट ट्रेन भी ऐसी चलती है जो कि भाई 320 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। अभी तक की जो मैंने मतलब फास्टेस्ट ट्रेन राइड की है वो मैंने ताइवान में की थी, जो कि स्पीड थी 300 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। लेकिन ये उससे भी एक कदम आगे है, 320 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अभी मैं रबात के ट्रेन स्टेशन पे जाने वाला हूँ, जहाँ से हाई स्पीड ट्रेन्स निकलती हैं। वहाँ से हम जाएंगे कासाब्लैंका। वैसे तो ज़्यादा दूरी नहीं है, लगभग 70-80 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन मैं ये फ़ास्ट ट्रेन यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि फ़ास्ट ट्रेन इन्हीं बड़े शहरों के बीच में चलती है। तो यहाँ पे ना भाई ये ब्लू वाली टैक्सी चलती हैं, इनको मतलब आप हाथ दे के रुकवा सकते हो, ठीक है। और भाई उसके बाद मीटर के अकॉर्डिंग आपको जहाँ भी जाना है वहाँ का नाम ले दो, और बाद भाई आपको वहाँ पे ले जाएगा, और मीटर पे जितना आएगा उतने आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो यूजुअली 3-4 किलोमीटर के यहाँ पे 10 से 12 दिरहम लगते हैं, जो कि इंडिया में हो गए 100 रुपये। अभी मैं एक टैक्सी को हाथ देता हूँ और टैक्सी लेके ज़रा ट्रेन स्टेशन पहुँचते हैं। देखो यहाँ पे एक ये टैक्सी मिल गई है मुझे, इसमें इस टाइप का एक मीटर लगा हुआ होता है, ठीक है। 1:40 से मीटर स्टार्ट होता है, और उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो भाई मीटर आगे बढ़ता रहेगा। वही ये टैक्सी वाले भाई ने मुझे उतार दिया और पहुँचा दिया है रबात, अगदाल और गारे। गारे यहाँ पे मतलब फ्रेंच में बोलते हैं ट्रेन स्टेशन को। यहाँ पे वैसे ना रबात में भी 2 ट्रेन स्टेशन है, हर बड़े शहर में यहाँ पे 2 या 3 ट्रेन स्टेशन होते हैं। अब मैं जिस कासाब्लैंका में जा रहा हूँ वहाँ पे भी 2 या 3 स्टेशन है। तो आपको देखना पड़ता है कि भाई फास्ट ट्रेन कहाँ से जाती है, कौन सी ट्रेन कहाँ से जाती है। तो अलग अलग स्टेशन से अलग अलग ट्रेन जाती हैं। जैसे हमारा नई दिल्ली पुरानी दिल्ली होगा, तो ये वाला स्टेशन है, काफ़ी बड़ा शानदार लग रहा है, ये अगदाल स्टेशन है। अब इसके अंदर चलते हैं। टिकट मैंने बुक नहीं कराई थी, यहाँ से हर 1 घंटे में ट्रेन जाती है, तो मैं ज़्यादातर यही करता हूँ कि जिस हिसाब से मैं पहुँचूँ उसी हिसाब से यहीं से टिकट ख़रीद लेता हूँ, ताकि मिस होने का चांस ना रहे। तो अंदर चल के ज़रा एक बार टिकट ले लेते हैं। भाई यहाँ का ट्रेन स्टेशन देख लो, किसी एयरपोर्ट से कम नहीं लग रहा। देखो भाई, काफ़ी शानदार ट्रेन स्टेशन है। यहाँ पे ना ट्रेन को बोला जाता है बिलेट, तो बिलेट लेते हैं ज़रा पहले। यहाँ पे देखो ये टिकट का काउंटर बना हुआ है, जहाँ से आप टिकट ले सकते हो। तो भाई यहाँ से टिकट तो मिल गई, ये टिकट इस टाइप की टिकट मिलती है। यहाँ पे ये कार्ड स्कैन हो जाता है। तो 90 किलोमीटर जाने के लिए और 60 दिनार की टिकट मिली है। 60 दिनार हमारे हो जाते हैं लगभग 500-550 रुपये के आसपास, ठीक है। और टाइम लगेगा इसमें 45 मिनट का, रबात अगदाल से कासा वोयाजियर्स। भाई यहाँ का ट्रेन स्टेशन भी ना एक बढ़िया एयरपोर्ट, मतलब जो फर्स्ट क्लास साफ़ सुथरे एयरपोर्ट होता है वैसा बना हुआ है। यहाँ बढ़िया मतलब बहुत सारी सीटिंग अरेंजमेंट बनी हुई है कि किसी ने वेट करना हो। साथ ही में यहाँ पे जो बोर्डिंग होती है ना, मतलब बिल्कुल फ़्लाइट के तरीके से बोर्डिंग होती है हर ट्रेन की। अलग अलग बोर्डिंग गेट्स बने हुए हैं, वहाँ पे जाके आपको इंतज़ार करना होता है। फिर जब टाइम आता है आपकी बोर्डिंग का तब दरवाज़ा खुलता है और आप प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप प्लेटफॉर्म पर पहले ही जाके बैठ जाओगे। तो भाई बहुत ही ऑर्गेनाइज सीन है इस ट्रेन स्टेशन का। अच्छा, जो ये फास्ट ट्रेन सर्विस है ना, इस ट्रेन को बोलते हैं अल बोरात। और यहाँ पे मुझे ना इसका एक लाउंज भी बना हुआ दिखाई दिया, इसका लिखा हुआ है लाउंज अल बोरात। और मैंने जो टिकट ली है वो मैंने 2nd क्लास की ली है। यहाँ पे एक फ़र्स्ट क्लास की टिकट भी होती है, तो ये मैं ट्राई करता हूँ कि 2nd क्लास सीट मतलब टिकट के साथ क्या मैं इस लाउंज में एंटर कर सकता हूँ। मना कर दिया भाई, ये लाउंज सिर्फ फर्स्ट क्लास वालों के लिए होता है। तो अगर आपको एक्सेस करना है तो फर्स्ट क्लास की टिकट ले सकते हो। थोड़ी सी महंगी होती है, जैसे ये मेरे को 60 की पड़ी है, तो फर्स्ट क्लास की लगभग 90 के आसपास की है। अब टाइम आ गया तो प्लेटफॉर्म पे भी जाने दिया। ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म से मेरी ट्रेन जानी है। अभी 20 मिनट पड़े हैं।
ये आ गई भाई हमारी ट्रेन, मोरक्को की फास्टेस्ट ट्रेन देख लो भाई, 320 बुलेट ट्रेन अल बुराक। ये है भाई, अब मुझे इसमें अपनी सीट ढूंढनी है भाई। सही है यार, डबल डेकर टाइप से ट्रेन है, पहली बार देखी है बुलेट ट्रेन, वो भी डबल डेकर। तो इसमें नीचे ऐसे सीटिंग बनी हुई है कुछ, और फिर यहाँ से ऊपर से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिसमें ऊपर जाने का रास्ता है। वाह यार, बढ़िया शीशा भी लगा रखा है। यहाँ पे देखो एक बढ़िया बार भी बना हुआ है, मतलब रेस्टोरेंट टाइप से, और इसके इधर फिर सीटिंग और है। पहले सामान वामान रखने की जगह ही बनी हुई है यहाँ पे कुर्सियाँ पता नहीं क्यों लगा रखी हैं, इधर भी सामान रखने की जगह है। ये देखो भाई, कुछ इस टाइप का सिटिंग एरिया बना हुआ है, यहाँ पे चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं बढ़िया। इस टाइप की कुछ सिटिंग है ऊपर फर्स्ट फ्लोर वाली, ठीक है। नीचे भी कुछ ऐसी ही सिटिंग है, 2x2 का यहाँ सीट लेआउट होता है, और खिड़की, और यहाँ पे बढ़िया एक ट्रे टेबल भी मिली हुई है जो ऐसे करके खुल जाती है। अच्छा, फ़ोन की चार्जिंग वगैरह के लिए यहाँ पे एक स्विच भी दिया गया है जिससे आप अपना लैपटॉप वगैरह भी चार्ज कर सकते हो। और ये हो गया एक डस्टबिन। चल बढ़िया भाई ट्रेन, पहली बार मतलब मेरी सबसे हाईएस्ट स्पीड वाली ट्रेन है अभी तक की। बाकी इसकी शीशे देखो गंदे हैं ये मैंने ज़्यादा देखा मोस्टली हर ट्रेन में भाई, शीशे अगर साफ़ हो तो बाहर का व्यू भी बहुत बढ़िया मिल सकता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा इसका सफ़र, अभी चल ही रहा है वैसे, और ट्रेन की स्पीड देख लो 20-30 की स्पीड होगी अभी। और मैक्सिमम जो इसकी स्पीड, वैसे तो बोलते हैं कि 320 तक जाती है, लेकिन मैंने जितना अभी तक देखा तो भाई 170-180 मैक्सिमम। अभी के लिए सफ़र हो गया पूरा भाई, बोलती बहुत है। बाकी मैं इस ट्रेन के सफ़र को दूंगा भाई 5 नंबर। 5 नंबर मैंने काटे इसलिए क्योंकि भाई स्पीड इसमें 320 की बोलते हैं, लेकिन ये 160 तक ही गई, 157 तक, तो उसके नंबर कटेंगे। बाकी मैंने 5 नंबर दिए इसलिए क्योंकि भाई मतलब रास्ता बहुत स्मूथ था, मतलब अंदर से कैबिन बहुत अच्छा बना हुआ है, साफ़ सुथरा है, ठीक है। खिड़कियाँ गंदी थी लेकिन बाकी वैसे बहुत स्मूथ थी, मतलब कोई झटका वटका नहीं आता, बहुत ही मतलब कंफर्टेबल सफ़र था। बाकी वैसे जो इस ट्रेन का रूट है ना, ये मेनली चलती है तांजियर, जो कि फ़र्स्ट सिटी मतलब आपको ईस्ट साइड में मिलेगी, मोरक्को के कोस्टल टाउन है, और वहाँ से आती है ये कासाब्लैंका। तो ये इसका लास्ट स्टॉप होता है, और बीच में 2 स्टॉप लेती है, एक रबात और एक सिटी और है, तो 3 स्टेशन लेते हुए बहुत मतलब बहुत ज़्यादा लंबा रूट नहीं है, 300-400 किलोमीटर का इसका टोटल रूट है भाई। स्टेशन यहाँ के सारे बहुत बढ़िया बढ़िया बने होते हैं। ये तो खैर कैपिटल सिटी है और सबसे बड़ी सिटी है। पीछे देखो यार क्या आलीशान इन्होंने भाई ट्रेन स्टेशन बना रखा है। कासाब्लैंका की सड़कों में घूम रहा था, एक चौक देखा, उसके ऊपर कबूतर देखो भाई, कितने सारे कबूतर हैं भाई, सब हज़ारों लाखों की तादाद में कबूतर है। बहुत बड़ा ये गोल स्क्वायर है और इसके आसपास भाई कबूतर ही कबूतर। भाई देखना यार कबूतर यार इतने सारे, वो अच्छा, कासाब्लैंका में ना ट्रैम से ट्रैवल करना काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी अच्छा रूट है ट्रैम का। जैसे पीछे ट्रेन स्टेशन है और हर जगह पे मोस्टली आपको ट्रैम जाती हुई मिलेगी, और यहाँ पे ना कुछ ऐसे करके काउंटर भी लगे हुए होते हैं जहाँ से आप टिकट हैंड टू हैंड ख़रीद सकते हो, मतलब वेंडिंग मशीन टाइप से लगी होती हैं। अच्छा, कासाब्लैंका मोरक्को की फाइनेंशियल कैपिटल होने के साथ साथ यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है, सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड। यहाँ की पॉपुलेशन है लगभग 3 मिलियन लोग, और यहाँ का एक पोर्ट है जो कि बहुत ही फेमस है और मोरक्को की इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ बटाता है। क्योंकि सुनने में ये आया कि एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, और यहाँ पे मतलब ना दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कासाब्लैंका का पोर्ट माना जाता है। बाकी अगर बात करें इसके नाम की, तो कासाब्लैंका का नाम आता है स्पेनिश वर्ड कासा और ब्लैंका से, जिसमें कासा का मतलब होता है घर और ब्लैंका का मतलब होता है वाइट। तो पहले के टाइम में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आर्किटेक्चर वाइट कलर का होता था, ज़्यादातर घर वगैरह सब आपको वाइट कलर के मिलते थे। लेकिन अब क्योंकि टाइम के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी अलग अलग चेंजेस आए हैं, तो घरों का आर्किटेक्चर ही बदल गया है, लेकिन ट्रेडिशनल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाइट कलर के घर मिलते थे। जैसा कि मोरक्को के हर शहर में होता है भाई, एक तरफ जैसे यहाँ पे आपको ये सारा नया शहर दिख रहा होगा, और इसके इधर की साइड पे एक पूरा मदीना का एरिया बना हुआ है। मदीना जैसे कि पुराने शहर होते हैं, तो हर मोरक्को में एक पुराना शहर होता है, तो ये मदीना है पूरा, इसको चारों तरफ से फोर्टिफाई किया गया है और इसके अंदर पूरी मार्केट होती है। अभी ज़रा इसके अंदर चलते हैं और यहाँ का मदीना देखते हैं, कासाब्लैंका का मदीना। ये देखो भाई कुछ ऐसा है, यहाँ से इधर अंदर मदीना कासाब्लैंका का। यहाँ पे आपको घर काफ़ी ज़्यादा वाइट कलर में मिलेंगे,
क्योंकि ये पुराना शहर है, यहाँ भी इतना बदला नहीं है। बाकी आपको यहाँ पे काफ़ी मार्केट मिलेंगी, लोकल घर मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक नहीं है। मैं ना यहाँ का मतलब जो पुराना शहर है देख के थोड़ा सा परेशान हो चुका हूँ, बोर हो चुका हूँ, क्योंकि हर शहर में ये मदीना होता है, मार्केट होती है। मुझे लग रहा है शायद आप भी बोर हो गए हो, तो अब मैं फटाफट यहाँ से निकलने की कर रहा हूँ। यहाँ से निकल के, क्योंकि यहाँ की जो स्पेशल जगह है वो है यहाँ का पोर्ट। तो यहाँ का ज़रा पोर्ट देखते हैं, ठीक है, आपको भी मैं दिखाता हूँ। वही पोर्ट है जो इस पूरे शहर को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाता है। ये शहर कितना हाइट है क्या, उस मेरे पीछे जो बिल्डिंग्स हैं, ये पूरा एरिया ही ऐसा है, मतलब कासाब्लैंका का, कि बहुत ही हाइट है, एक मॉडर्न एरिया है, बड़े बहुत अच्छे अपार्टमेंट्स और काफ़ी सारे ऑफिसेज और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। कासाब्लैंका भाई देख सकते हो, अमीर शहर है भाई। वैसे तो यहाँ का पोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन यहाँ पे मुझे एंट्री नहीं मिल पाई कि मैं इसके बिल्कुल मेन एरिया में, जो कि कमर्शियल हब है, वो आपको दिखा पाऊँ। तो मैं भी इसके आसपास ही घूम रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा ट्रेन स्टेशन बना हुआ है जो कि स्पेशली कासाब्लैंका पोर्ट के नाम से ही है, और यहाँ पे ये ट्रैम का स्टेशन भी बना हुआ है। लेकिन मेरे को अभी पता लगा कि यहाँ से मैं एक बड़ी भी इंपॉर्टेंट मॉस्क है, इसको बोलते हैं हसन 2 मॉस्क, वो इसके बिल्कुल पास में है। तो मैं वो दिखाता हूँ आपको, जो कि बहुत ही हिस्टोरिक और आइकॉनिक है कासाब्लैंका की, साथ साथ पूरे मोरक्को की। कासाब्लैंका पोर्ट के बिल्कुल पास में ही है ये हसन 2 मॉस्क, जो कि अपने आप में ही एक मार्वल है। जब भी आप मोरक्को की फ़ोटो सर्च करोगे तो ज़रूर आपको ये वाली मॉस्क निकल के आएगी, क्योंकि भाई दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क में इस कासाब्लैंका मॉस्क का भी नाम शामिल है। इस मॉस्क का नाम है हसन 2 मॉस्क। इस मॉस्क को बनाया गया है अटलांटिक ओशन के ऊपर। तो आप देखोगे इसका ना आधे से ज़्यादा पोर्शन अटलांटिक ओशन के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि ये सिग्निफाई करता है कि भाई द थ्रोन ऑफ अल्लाह वॉज ऑन द ओशन। कुछ ऐसा एक कोट मैंने पढ़ा था, उसके ऊपर इसी को बनाया गया है कि पानी के ऊपर बनाया गया है इस पूरी मॉस्क को। बाकी बहुत ही बड़ी मॉस्क है, लगभग 30-40 हज़ार लोग एक साथ इसमें वर्शिप कर सकते हैं अंदर के एरिया में। लेकिन इसका बाहर का भी बहुत खुला एरिया है, वहाँ पे 80,000 और लोग आ सकते हैं। बाकी इसके अंदर एक बहुत बड़ी मीनार भी है। मीनार मतलब ये जो पूरा टावर होता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा होता था काफ़ी टाइम तक। उसके बाद ये अल्जीयर्स में, जो मैंने आपको पिछली सीरीज़ में एक मॉस्क दिखाई थी, द ग्रैंड मॉस्क, अब उसका मीनारत सबसे ऊंचा है, इसका सेकंड हाईएस्ट मीनारत माना जाता है। बाकी इस मॉस्क का काम फिनिश हुआ था 1993 में। कुछ 10,000 लोग लगे थे जिन्होंने, मतलब, और एक फ्रेंच आर्किटेक्ट था जिसने डिज़ाइन किया था। बाकी इसको पूरा डिज़ाइन किया गया है मोरक्कन स्टाइल से, जो मोरक्को में इस्लामिक कल्चर है उसको दर्शाता है। हालांकि इसमें हिंदूज़ की, मतलब नॉन मुस्लिम लोगों की एंट्री अलाउड है, लेकिन अगर आपको इसके अंदर जाना है और अगर आप एक नॉन मुस्लिम हो तो आपको एक गाइडेड टूर लेना पड़ेगा। तो मेरा तभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, मैंने बाहर से देख लिया। इसका आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बड़े स्केल पे बनी हुई है। और बाकी ठीक है यार, मोरक्कन खाना काफ़ी फेमस होता है, और कुछ तो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी दिखा ही चुका हूँ, जैसे यहाँ पे जो सूप चलते हैं या फिर लोबिया होता है और उस टाइप की चीज़ें, और यहाँ पे सैंडविच और टाकोस बहुत खाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस होती है उसको बोलते हैं ताजीन। तो ताजीन दरअसल में एक बर्तन होता है जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को बनाया जाता है। उसमें वेजिटेबल्स बना सकते हैं, उसमें चिकन बना सकते हैं, उसमें अलग अलग तरीके का मीट बना सकते हैं। गोट का काफ़ी मीट चलता है। तो अभी मैं कहा आपको एक बार मैं ताजीन दिखाता हूँ। मैंने एक चिकन ताजीन ऑर्डर किया है, एक लोकल रेस्टोरेंट में आया हुआ हूँ मैं डिनर करने, ठीक है, और आपको ताजीन दिखाते हैं कि कैसी होती है। ताजीन, थैंक यू सो मच। तो भाई कुछ ऐसी होती है ताजीन, ये देखो, बिल्कुल तड़कती भड़कती गरम इसी बर्तन में बनाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर मीट है, चावल हो गए, इसके अंदर मीट है, और इसके अंदर चिकन हो गया, और साथ में प्याज, टमाटर, और इनके काफ़ी अलग अलग मसाले होते हैं, और कुछ सब्जियां यूज़ की जाती हैं। देखो अभी भी उबल रही है, इतनी गर्म है, और ये खाई जाती है इस ब्रेड के साथ में। तो यहाँ पे ब्रेड कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, आप जितनी मर्जी खा सकते हो, ठीक है। इस टाइप से सीन होता है। बाकी इसी कोस्टिंग जो है वो है 35 यहाँ के दिनार, जो इंडिया में हो गए 300 रुपये। कासाब्लैंका मोरक्को का सबसे बड़ा शहर तो है ही, साथ साथ सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि ये इतना टूरिस्टिक नहीं है और यहाँ पे बहुत कम ही टूरिस्ट आते हैं। तो यहाँ पे चीज़ों के, एकोमोडेशन के प्राइस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो मेरे को कम से कम जो मिल पाया, सस्ते से सस्ता भी, मेरे को एक अपार्टमेंट मिला है। और अपार्टमेंट का मैं आपको थोड़ा टूर दे देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भाई क्या सीन चलता है। तो यहाँ से मेरी एंट्री होती है अपार्टमेंट में। इधर बाथरूम बना हुआ है, टॉयलेट और बाथरूम,
ठीक है। उसके बाद हम इधर आए तो इधर की तरफ हमारा एक बढ़िया किचन बना हुआ है जिसमें एक लॉन्ड्री मशीन लगी हुई है, फ्रिज वगैरह और बाकी जो भी इक्विपमेंट होता है किचन में वो इंक्लूडेड है। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये बड़ा सही है, मोरक्कन स्टाइल में इन्होंने पूरा एक जो सिटिंग एरिया, लाउंज एरिया बना रखा है भाई। इतना बड़ा सोफ़ा लगा हुआ है 20 बंदों के बैठने के लिए, और मैं रहने वाला सिर्फ अकेला ही हूँ, ठीक है। और इधर यहाँ पे इधर टीवी वगैरह लगा हुआ है, एक म्यूज़िक सिस्टम भी इन्होंने लगा रखा है ठीक ठाक सा, वाईफाई अच्छा लगा हुआ है। और इसके इधर जाके आता है हमारा बेडरूम। तो बेडरूम भी काफ़ी अच्छा है, देखो बेडरूम पूरा सही मिला हुआ है। इधर भी खिड़कियाँ विड़कियाँ लगी हुई हैं और वार्डरोब है सामान रखने के लिए। तो मतलब एक बंदे के हिसाब से बहुत ही शानदार बना हुआ है। और बाकी यहाँ पीछे एक खिड़की बनी हुई है, खिड़की से नज़ारा भी शहर का आता है, बढ़िया नज़ारा है। मतलब शहर के सिटी सेंटर के अंदर ही ये मेरा अपार्टमेंट मुझे मिला हुआ है। इसकी कॉस्टिंग की बात करें, इसकी कॉस्टिंग मुझे आई है 22 यूरो, जो कि इंडियन में हो जाता है लगभग 2000 रुपये एक रात की।